बाहर वालों को भी नमस्कार। हाँ जी, तो चलिए, काफ़ी सारी बात हो गई, तो धीरे धीरे। तो कल हमने यहाँ जितनी बात की थी, लौट के उसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने, तो कल हम जब यहाँ चर्चा कर रहे थे तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे। तो बिना जाने मानना ये नहीं चलेगा, जानकर मानना की बात आगे करेंगे। लेकिन जो हमने कहा था कि कल की बेसिकली विज्ञान शिक्षा का जो बड़ा पॉजिटिव पार्ट है, उसका अपना एक पॉजिटिव पार्ट रहा कि उसके तर्क का स्वागत हुआ। तो तर्क के स्वागत में ये आ गया कि सभी समझ सकते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण हुई, बड़ी घटना जो घटी पिछले दिनों में, वो कम्युनिकेशन एक बड़ी घटना घट गई। ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये 4G 5G है ना, इसका क्यों जो नुकसान है उसको, वो अपनी जगह है, उसको देखेंगे। लेकिन इससे एक बड़ी घटना घट गई और इससे एक दूसरा विश्वास हमने पाया कि पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। समझ सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, ये विश्वास तर्क से आ गया। पारदर्शी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, इसलिए सभी जी सकते हैं। ऐसा एक भरोसा हमारा बना। देखिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारी जिंदगी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि जब हम किसी व्यवस्था, जब व्यवस्था शब्द बोलते हैं तो उसमें भौतिक वाला पार्ट ज़्यादा है। जैसे रेड लाइट पे रुकना है और ऐसी टोल टैक्स देते हैं और ऐसी तमाम बहुत सारी व्यवस्था हैं। किसी ऑफिस में फाइल मूव करेगी, तमाम ये बहुत सारा एक फैला हुआ संसार है। मासिस को जब तक भाव और विचार संतुलित नहीं होगा, तब तक मासिस ठीक नहीं होंगे, तब तक आदमी रेड लाइट पे नियंत्रित नहीं होगा। ये तो ठीक ही लगता है, और तब तक इंतजार करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब है कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको मासिस के लेवल पे जब किया जाएगा तो उसको भय प्रलोभन से किया जा सकता है। कोई काम ऐसे हैं जो भय प्रलोभन आस्था से हो ही नहीं सकते हैं, वहाँ समझ के बिना होगा ही नहीं, है ना। जैसे दिल्ली में ये कर दिया, रेड लाइट पार करने का कितना पैसा लगा दिया, 2000। तो 1000 2000 रुपये का टैक्स लगा दिया। यदि आप रेड लाइट पार करते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। जैसे फ़ॉरेन के बारे में कभी हम सुनते हैं, जो लोग फ़ॉरेन जाते हैं तो बहुत तारीफ़ करते हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो इसका मतलब है कि वो अच्छी व्यवस्थाएं भारत में भी एक साल में आ ही सकती हैं। सब जगह मोटे मोटे फाइन लगा दो और उसको प्रॉपरली फॉलो कर दो, तो एक पीढ़ी होगी जो भयवश नियंत्रित रहेगी कि मैंने रेड लाइट क्रॉस किया तो 5000 रुपये टिक जाएंगे। या तो मास्क आप लगा लो, नहीं तो जो मास्क वो देता है वो 2000 का होता है, तो काफ़ी महंगा मास्क है उसका, तो फिर अपन अपना ही लगा लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगली पीढ़ी, जब ये पीढ़ी के बच्चे आएंगे तो वो अपने माँ बाप को देखते हुए आते हैं कि ये कैसे नियंत्रित है, तो अगली पीढ़ी कल्चर की वजह से फिर वैसी हो जाती। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम लोग अपने घर में कुछ रिचुअल करते हैं, शादी करते हैं, तो पंडित क्या बोलता है किसी को पता नहीं है, लेकिन पंडित के बिना शादी नहीं होती। और वो इतना टेक्निकल मामला है कि 7वां फेरा होते ही शादी लॉक हो जाती है। और कुछ भी हुआ, फेरे नहीं हुए तो शादी नहीं हुई अभी। कितना गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जबकि कुछ नहीं ना, एक आदमी कुछ कुछ बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे। वो ऐसा गोल गोल घुमा के आग लगा के गया है, बुझाना भूल गया, आज तक जल रही। लेकिन कितना गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि वो 7 फेरे का या जो शादी कराने का जो रिचुअल है, उसको पूरा हो जाने के बाद 2 अजनबी लोग जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए हैं, ये स्वीकार लेते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम भय प्रलोभन से नियंत्रित कर सकते हैं। भाई टैक्स लगा दो और लोग कंट्रोल रहेंगे। लेकिन इस बात के लिए कितना टैक्स लगाएंगे कि यदि पति पत्नी का झगड़ा होगा तो एक झगड़े पे 1 लाख रुपए का फाइन होगा और घर में ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लगा रहेगा। है ड्राइंग रूम में क्या, बेडरूम में तो लगा नहीं सकते ना सीसीटीवी, इसलिए ड्राइंग रूम में ही लगा सकते माइक। हाँ पुलिस में तो उसको 5,000 मतलब $500 देना पड़ता है अपना भोगा हुआ है। अच्छा हमारे सर्वेंट मियाँ बीबी आपस में लड़ लिए एंड देन शी वेंट टू पुलिस। तो पुलिस ने उस पर $500 चार्ज किया। अब उसके पास 500 नहीं तो घर आके रोया, आप क्या कह रहे हैं, तो उसको जेल में बंद कर दिया। वही, लेकिन इसके बावजूद भी झगड़ा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे गांव के लोग पुरानी एक कहानी सुनाते थे, बहुत पुरानी कहानी है। एक आदमी बहुत बोलता था तो किसी ने उसको कहा कि आज तू दिन भर नहीं बोलेगा, मैं तेरे को 5 रुपए देता हूँ। उस समय 5 रुपया मतलब वो 50,000 जैसा मान लो, कम से कम 5,000 तो होगा ही। तो उसने कहा 5,000 तो बहुत है, आज नहीं बोलूँगा। पैसा जेब में रख लिया, एडवांस पेमेंट किया, पैसा जेब में रख लिया। अब सब बैठ के बात कर रहे हैं, बीच बीच में उसको लगे मैं कुछ बोल दूं, वो फिर बेचारा पीछे हो जाए, नहीं यार बोलना नहीं है। बीच बीच में फिर उसको आए झोंक के कुछ बोल दूं। दोपहर तक उसका दिमाग खराब हुआ, बोले ये अपना 5 रुपया रख। हाँ, वो बहुत गहरा संस्कार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, यदि सॉफ्टवेयर गड़बड़ है तो हम उस कंडीशनिंग के साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव करेंगे ही। इसको फाइन लगा के नहीं रोका जा सकता। मेरे मन में गलत विचार नहीं आएंगे कितना फाइन लगाया जाए, इसको फाइन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको फाइन से कंट्रोल किया जा सकता है। तो रेड लाइट से मैं नहीं गुजरूंगा, इसको फाइन लगा के कंट्रोल किया जा सकता है। और कहीं कहीं हम पूरी ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं जो अपने आप में पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। आप टोल टैक्स से गुजरोगे, कैमरा देखेगा, आपके कार्ड से पैसा काट देगा, इसमें कोई करप्शन की गुंजाइश उस पॉइंट पे नहीं है ना। और वो तो वहाँ पे एक पारदर्शी व्यवस्था हमने बना ली। तमाम ऐसी ऑफिसेज की व्यवस्था भी बना सकते हैं, तमाम सरकारें भी ऐसे चल सकती हैं। पर मंत्री जी का यदि ऐसी व्यवस्थाएं बन गई तो मंत्री जी का कमीशन कहाँ से आएगा और इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा। तो उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ों को नहीं किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है 10-20 साल तक इसको होल्ड कर पाना संभव नहीं होगा। तो आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं आ जाएंगी जिन चीज़ों की वजह से आज हम बहुत पीड़ित हैं कि सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें हम सिस्टम लगा के भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। एक तरीका वो है। तो इससे ये समझ में आया कि तर्कपूर्वक एक कॉन्फिडेंस आया कि सभी समझ सकते हैं। और ये तमाम जो भी कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग ये सब के आने से एक आशा और जगी कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, तो उसमें गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो इस रूप में हमारा एक भरोसा, और इसके बाद एक भरोसा जो हमने पा लिया, ये तो संभावना के रूप में देख रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा भरोसा जो हमने पा लिया वो ये कह रहे हैं कि यदि पिछले 100 सालों को देखें तो यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, जो कि हम समझ पाए, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हमने सुविधाओं का अंबार लगा लिया। तो तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है और सुविधाओं के अंबार लगाए जा सकते हैं यदि पिछले अभी तक के इस प्लेनेट पे मानव जाति की सफलता की कहानी को कहें। तो बेसिकली सफलता की कहानी इतनी है कि हमने जिंदा रहने पे विजय पा ली है, जिंदा रहने पे हमने अधिकार पा लिया है। जिंदा रहने को लेके जो स्ट्रगल था, अभी जो स्ट्रगल है वो मानसिक कारणों की वजह से भौतिक स्ट्रगल है। यदि ये मानसिक कारण ठीक हो जाएंगे तो भौतिकता में भी वो स्ट्रगल नहीं रहेगा। एक कारण एक हो गया। यदि यहाँ से अब अगला जो क्वांटम लीप है, देखिए इस टॉपिक के बाद शिविर शुरू होगा, यहाँ तक स्टेज सेटिंग था।
ताकि जो जिस माइंडसेट के साथ हम आगे समझने का काम करेंगे वो माइंडसेट हम तैयार कर पाएँ, उसके लिए ये चर्चा कर रहे थे। तो अगला क्वांटम लीप ये हो सकता है, एक क्वांटम लीप ये हो गया कि हम मन के तल पे जी रहे थे। मन के तल पे जीने का मतलब है खा लिए, पी लिए, ओढ़ लिए, पहन लिए और ऐसी चीज़ें मिल जाएं, उससे हमारा मन खुश रहता है। लेकिन विज्ञान शिक्षा का एक बड़ा योगदान ये हो गया कि हमको हर जगह क्यों लगाने का अभ्यास आ गया, एक लॉजिकल सोचने का तरीका हमको उपलब्ध हो गया, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को लॉजिकली बहुत सारी आर्टिकुलेशन भाषा हम दे पा रहे हैं और बात कर पाने की हमारी योग्यता आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हम मन के लेवल से विचार के लेवल पे आ गए। ये एक बड़ी छलांग देखा जाए तो हमने लगाई है, अगली पीढ़ी ने लगाई। अब ये हो गया कि यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, तो यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को भी समझा जा सकता है, तो ये संबंध का उजड़ा हुआ संसार बसाया जा सकता है। ये एक बड़ी संभावना प्रकट होती है। ये क्वांटम लीप होगा मानव जाति के लिए इस प्लेनेट पे। जिस तरह से मेरे को लगता है कि हमारी पीढ़ी एक बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी इस सेंस में है कि हमने सुविधा के क्वांटम लीप को भी देखा है। हमने बैलगाड़ी से स्पेस शटल की यात्रा को भी देख लिया। अपनी ही शरीर यात्रा में एक शरीर काल में इतने परिवर्तन देख पाना, ये इससे पहले ना किसी पीढ़ी ने देखा होगा और इसके बाद भी इतने परिवर्तन शायद ही कोई पीढ़ी देखे, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि लगभग फिजिकल वर्ल्ड अपने चरम पे आ गया है। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इससे काफ़ी कुछ अगले 20 साल में बदलेगा, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ें बदल जाने वाली हैं, लेकिन फिर भी जो जीरो से हमने बैलगाड़ी की यात्रा से यहाँ तक की यात्रा की है, ये अपने आप में अकल्पनीय था। इतना पैसा हमारे पास आएगा ऐसा अधिकांश लोगों ने नहीं सोचा था। इतनी सुविधाएं हम सबके पास आएंगी ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा था। हमारी ही शरीर यात्रा में एक दूसरी बड़ी छलांग, यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, तो ये संबंध का उजड़ा संसार भी बसाया जा सकता है। ये एक दूसरी छलांग है जो अपने ही शरीर यात्रा में हम देख के जाएंगे, इसकी संभावना है। जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिस तरह से बैलगाड़ी इतिहास बन गई बहुत सारे लोगों के लिए, उसी तरह से बहुत सारे लोगों के लिए क्या ये भी इतिहास हो सकता है कि पहले सास बहू के झगड़े हुआ करते थे, बाप बेटे में अनबन हुआ करती थी, भाई भाई के बंटवारे हुआ करते थे? क्या लगता है, हो सकता है? कितने लोगों को ऐसी आशा जग रही है कि ये हो सकता है? काम तो होने लायक है। अपनी शरीर यात्रा में देख जाएं, अपने घरों में देख जाएं, अपने आसपास में देख जाएं तो मज़े की बात है। देखिए, ये बहुत एक गहरा सिद्धांत भी है या एक गहरा तथ्य है। जिस मनस्थिति के साथ एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसका प्रभाव उसकी आगे की यात्रा पे गहरा होता है। तो यदि हम नकारात्मक मानसिकता के साथ शरीर छोड़ते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बदलेगा, कोई किसी का नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए और जीने का कोई मतलब नहीं निकला, सब निरर्थक चला गया, ऐसा भी एक माइंडसेट हो सकता है। और ऐसा भी एक माइंडसेट हो सकता है, शानदार यात्रा रही, मज़ा आ गया, जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिला, उससे ज़्यादा किया, ऐसी भी एक मनस्थिति हो सकती है ना? तो ऐसी मनस्थिति के साथ एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके आगे की यात्रा कितनी लंबी छलांग के साथ हो सकती है ना? ये भी एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो इस रूप में ये कह रहे हैं कि ये एक लाइन हमने प्रयोग करके देख लिया, इस पे हमने सफलता पा लिया। दूसरी के लिए इस दर्शन का उपलब्ध हो जाना, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का उपलब्ध हो जाना, जिसके माध्यम से चैतन्य संसार को और पूरे एग्जिस्टेंस को तर्कपूर्वक समझा जा सकता है, ये जो संभावना जगी है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जानकर मानना हो सकता है। यदि जानकर मानना हो सकता है, यदि जानकर मानव मानेगा, तो इसी का नाम स्वनियंत्रण है। इसी का नाम स्वनियंत्रण है। स्वनियंत्रित मानव स्व अनुशासन के साथ जिएगा। स्वनियंत्रित मानव स्व अनुशासन के साथ जिएगा। स्व अनुशासन पूर्वक जीता हुआ मानव ही स्वतंत्र मानव है।
नहीं तो गुलाम मानव है। क्या मतलब? तो स्वतंत्रता की परिभाषा है स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। वातावरण कहाँ है? वातावरण मतलब मान्यताएं। बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ भी है मेरी मान्यताएं हैं। हर व्यक्ति हर चीज से एक समान प्रभावित नहीं होता है। जिसकी जैसी मान्यता है वैसा प्रभावित होता है। तो सही अर्थों में टेक्निकली बात करेंगे तो मेरी मान्यताएं ही मेरा वातावरण है। जैसा मैंने माना हुआ है वैसा असर होता है ना। हर एक आदमी को बड़ी गाड़ी देख के उसके भीतर हिल-डुल जाए मामला, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हर व्यक्ति के हिलने डुलने के पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, उसकी सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं। इसका मतलब है कि सही अर्थों में कहा जाए तो मेरी मनःस्थिति ही मेरा वातावरण है। और मेरी मनःस्थिति में तमाम नेगेटिव प्रभाव हैं जिनको कहा दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है का मतलब है कि स्वयं के प्रति विश्वास है। जब मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ में होता हूँ तब मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब मेरे भीतर का वातावरण स्वस्थ वातावरण है, नेगेटिव वातावरण नहीं है। तो इस सेंस में कहा जा रहा है कि सही अर्थों में कहा जाए तो मानव, स्वतंत्र मानव कैसा होता है? तो फाइनली स्वतंत्र मानव का जो अल्टीमेट स्वरूप है उसको दर्शन में किसी जगह में बहुत अच्छे से कहा है। देखो, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस लेवल पे जिंदा रहने के धरातल पर मैं शरीर होता हूँ। जिंदा रहने के धरातल पर मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, गोरा हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। इसका मतलब है मैं शरीर हूँ। थोड़ी और समझ बनती है तो पता चलता है कि मन शरीर को चलाता है। परंपरा में कहीं मन को भौतिक माना गया है, यहाँ मन को भौतिक नहीं मान रहे हैं। मन उस मन वृत्ति चित्त का हिस्सा है जो कि मूलतः भौतिक रासायनिक नहीं है, शरीर नहीं है। तो धीरे से आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि मैं मन हूँ जो शरीर को चलाता हूँ। फिर धीरे से पता चलता है कि विचार मन को चलाता है और मन शरीर को चलाता है। फिर धीरे से पता चलता है कि इच्छा विचार को चलाती है, विचार मन को चलाता है और मन शरीर को चलाता है। फिर धीरे से पता चलता है कि बुद्धि इच्छा को चलाती है, इच्छा विचार को चलाता है, विचार मन को चलाता है और मन शरीर को चलाता है। फिर धीरे से पता चलता है कि मेरे दो प्रकार के साधन हैं। एक प्रकार के साधन जिनको अंतरंग साधन कहा है, दूसरे प्रकार के साधन जिनको बहिरंग साधन कहा है। तो शरीर और शरीर के अलावा जितना भी सारा मटेरियल है ये सब बाहर वाले साधन है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि मेरा अंदर का साधन है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि भी साधन है। तो मूल में मैं क्या हूँ? तो मूल में जाएंगे, मैं हूँ और मैं कोई ऐसी वास्तविकता हूँ जो नित्य शांत है। मैं एक ऐसी वास्तविकता हूँ जो नित्य शांत है और किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज से अप्रभावित है। जो किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज से अप्रभावित है, नेगेटिवली अप्रभावित है ना, उसके ऊपर किसी भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। वो व्यवहार को नियंत्रित करता है, व्यवसाय को नियंत्रित करता है और व्यवस्था को नियंत्रित करता है। व्यवहार को नियंत्रित करता है, व्यवसाय को नियंत्रित करता है, व्यवस्था को नियंत्रित करता है। ऐसे मानव का नाम स्वतंत्र मानव है। अभी हम व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि व्यवहार हमको नियंत्रित करता है? व्यवहार हमको नियंत्रित करता है। लोग क्या कहेंगे, तो कैसा व्यवहार करना है?
सामने वाला खुश रहे, मुझसे नाराज मत हो और मेरा काम निकल जाए। इस बीच में व्यवहार काम करता है। व्यवसाय हमको नियंत्रित करता है कि हम व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं? मैं व्यवसाय को नियंत्रित करता हूं कि व्यवसाय, कुल मिला के पैसा मुझको नियंत्रित करता है कि मैं पैसे को नियंत्रित करता हूं? यदि पैसा मुझको चलाता है तो मैं पैसे से छोटी चीज हूं, कोई बड़ी चीज छोटी चीज को चलाएगी। और यदि मैं पैसे को चलाता हूं तो मैं कोई बड़ी चीज हूं। तो व्यवसाय मुझको नियंत्रित करता है कि मैं व्यवसाय को नियंत्रित करता हूं, व्यवस्था मुझको नियंत्रित करती है कि मैं व्यवस्था को नियंत्रित करता हूं। इस रूप में कहा जाए, इनको 3 दास्ता के रूप में कहा गया है, व्यवसाय दास्ता, व्यवहार दास्ता और व्यवस्था की दास्ता, गुलामी। तो इस रूप में हर मानव में स्वतंत्र होने की कामना है, हर मानव स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुआ है। स्वतंत्रता तक पहुँचे बिना उसको तृप्ति नहीं है। तो ये स्वतंत्रता को पा जाऊं, ये मानव का महिमा है, ये मानव का पुरुषार्थ है। इसी अर्थ में शरीर है। शरीर का होना इस अर्थ में है कि उस साधन का प्रयोग करके मैं स्वतंत्र हो जाऊं। मैं स्वतंत्र हो जाता हूं तो स्वराज्य मेरी अभिव्यक्ति है। मैं स्वतंत्र हो जाऊं तो स्वराज्य का मतलब है स्वयं का राज्य, स्वयं का वैभव। स्वयं के वैभव का मतलब है, स्वयं के वैभव का मतलब है एक स्वस्थ मानव का वैभव कैसा होगा। तो सभी समझदार हो जाएं, सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। ये मानव का वैभव है। तो यदि ये तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है, बाई एजुकेशन जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, जिंदगी को जिया जा सकता है, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो सकता है, हमारा बाजार, हमारी राजनीति, हमारा समाज मानवीयता का पोषण कर सकता है। अभी हमारा समाज, हमारा परिवार भी, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राजनीति, हमारा बाजार मानवीयता का पोषण करता है कि मानवीयता का शोषण करता है? अभी हमारे सारे ढांचे मानवीयता का शोषण करते हैं और लास्ट में आदमी लूटा पिटा सा हो जाता है। सुख दुख साथ साथ हैं, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं है। इतनी मेहनत करके लूटा पिटा होने की क्या जरूरत थी यार? इतनी मेहनत किया जिंदगी भर, उसके बाद लगता है हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या बोले थे? रॉन्ग नंबर डायल हुआ है, रॉन्ग नंबर डायल हुआ है, एड्रेस गलत था। नेचर में बेईमानी नहीं है। नेचर में हम जो कुछ भी करेंगे, यदि सही दिशा में करेंगे, उसका रिजल्ट उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि नेचर का पुरुषार्थ भी हमारे साथ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि काम की कुल बात इतनी है कि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है, संबंध का उजड़ा संसार बसाया जा सकता है, मैं स्वनियंत्रित हो सकता हूँ, स्वानुशासित हो सकता हूँ, स्वतंत्रता पूर्वक जी के अपने जीवन को धन्य कर सकता हूँ, आने वाली पीढ़ियों को ऐसे जीवन जीने की प्रेरणा और मार्गदर्शन दे सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, जो मैंने कहा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? फ्रॉम जयपुर। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि स्वतंत्र और स्वराज में अंतर क्या होता है? बिकॉज मुझे लगता है दोनों का मतलब इंडिपेंडेंस ही है। स्वतंत्र शब्द व्यक्ति के संदर्भ में है, स्वराज्य शब्द समाज के संदर्भ में। अच्छा सर, एक स्वतंत्र व्यक्ति का एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन यस सर, समाज के भयमुक्त होने के रूप में आ जाएगा। तो सभी सुखी हों, सभी सफल हों, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, हम एक स्वस्थ समाज के रूप में हो सकें। ओके सर, थैंक यू, गॉट इट। हाँ जी, और बोलिए, और बोलिए। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हमने स्टेज सेटिंग किया, ताकि जो बात 2.5 दिन लगा स्टेज सेटिंग में, अब शिविर शुरू करते हैं। क्या समझ रहे हो? दर्शन कोई ऐसी चीज होती है? दर्शन कोई ऐसी ही चीज होती है जिसको सुनने के लिए एक स्तर की मानसिकता के बिना उसको सुना भी नहीं जा सकता। तो हम दर्शन को सुन सकें, पचा सकें, उसके लिए जो माइंडसेट बनने की जरूरत थी वो हमने करने की कोशिश की है। अब बात को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इतनी चर्चा के बाद सार बात क्या करने हैं? इतनी चर्चा से अभी तक जितनी बात हुई उससे क्या निकला? जी बोलिए।
हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, एक्चुअली आदमी आदमी के विश्वास में कमी आ रही है हाँ और सच है कि इससे परिवार की स्थितियां भी बिगड़ रही है। जी। किसी अंधविश्वास समाज में जहां परिवार में रूढ़िवादी नम्रता। ख्याल आज भी है, किस प्रकार परिवार की व्यवस्था संभाली जाए और किस प्रकार विश्वास को गठित किया जाए? अपने ही विश्वास का मैनिफेस्टेशन परिवार की स्थिति है ना। तो कुल मिला के परिवार को नहीं संभालना है। देखिए, सच्चाई ये है कि आप सारी ज़िंदगी किसी एक आदमी को खुश करने के लिए ज़िंदगी लगा दें तो एक भी खुश नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अभी की परिस्थितियों में आप सारी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए जितनी सेवा करनी है कर डालिए, एक भी खुश नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? स्वयं को शरीर मानते हुए हमारे खुश होने के आधार सेम रहते हैं कि बदलते रहते हैं? बदलते रहते हैं। और उससे मिलने वाला सुख कितना होगा? क्षणिक होगा। चाहत कितने की है? निरंतर की है। कोई ना कोई असहमति होगी ही। जो आज बहुत खुश करने वाला लगता है, कल वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिंदा रहने के धरातल पर हमारी ज़िंदगी में सूनापन रहेगा, खालीपन रहेगा, बोरियत नाम की चीज़ रहेगी और उसको भरने के लिए जितनी मेहनत होगी उसके आधार पे कहीं ना कहीं असहमतियों के दौर चलेंगे। जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो मेरे को अच्छी नहीं लगती है, उसमें मन खराब होते हैं और फाइनली मन खराब होते होते दूरियां बनती हैं और काम तमाम होता है। तो इस लेवल पे वही होगा जो आपने कहा, उसकी नियति वही है। जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा ही रिजल्ट आएगा। अब समझ में आया कि यदि रिजल्ट बदलना है तो सॉफ्टवेयर बदलना होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी हमारा सॉफ्टवेयर 1947 पायरेटेड, इन्फेक्टेड और हाईली करप्ट, और कई बार मैंने उसको बोर्ड पे अलग अलग जगह आपको कहने की कोशिश की है। अब ये समझ में आता है कि जब तक यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक हमारा एक्शन में वो प्योरिटी और वो परफेक्शन नहीं आएगा जिसकी हमको अपने से तलाश है और दूसरों से तलाश है। तो एक एक करके हम हर जगह में, जब भी मैं किसी बात को रखता हूँ तो आपसे यही कहता हूँ कि असहमत होने का प्रयास करिए। वो कहने का आशय यही है कि जब कोई बात यूनिवर्सल है तो आप भी उसमें क्या असहमत हो जाओगे। लेकिन जितना हम असहमत होने की कोशिश करते हैं उतने नए एंगल से उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, उस क्रम में बात हमको बेहतर हम तक पहुँच जाती है। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि अस्तित्व जैसा है, क्या संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। ये क्लैरिटी बनने से जहाज जा कहाँ रहा है, मैं जहाज पे बैठा हुआ एक यात्री हूँ। यदि जहाज की क्लैरिटी हो जाएगी तो मेरी क्लैरिटी भी उसमें आ जाएगी। जैसे कि आपने बोला कि अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योजना पर, उसमें मन और चित्त अगर दो एक ही अगर काम करता है, जैसे शादी हुई, शादी के बाद की बात बता रही हूँ या शादी से पहले, तो वो एक लड़की के लिए जीना ही होता है कि हम जी रहे हैं उधर। ऐसा भ्रम पैदा होता है और भ्रम शादी के बाद स्पष्ट हो जाता है। किसी के व्यवहार से भी तो पता चलता है ना। अब हमेशा लेडी ही समझती है। देखो, सॉफ्टवेयर खराब है, अचानक खराब तो नहीं हो गया है। तो इसका मतलब है कि वो खराब था जब शादी के पहले दो लोग मिलते हैं तो क्या बात करते हैं। आदमी अपना दी बेस्ट ही दूसरे के सामने रखता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें ही करेगा। और घर आने के बाद में आप जैसे होते हो वो सामने है। घर में हम एक्टिंग नहीं कर सकते। मैं शिविर ले रहा हूँ आपके सामने, मैं बहुत सारी अच्छी बातें भी कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं जितना अच्छा दिख रहा हूँ उतना अच्छा नहीं हूँ। वो घर वालों को पता चलता है, बाहर तो वही पता चलता है जो मैं बोलता हूँ। इसका मतलब है कि घर में हम कोई भी एक दूसरे से अपने आप को छुपा नहीं सकते। वहाँ हमारी चेतना का स्तर ही काम आता है। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारी चेतना का स्तर यूनिवर्सल नहीं हो जाएगा, ये जो एक से प्यार होता है ना, ये जो एक से प्यार होता है वो प्यार नहीं है, वो लफड़ा ही होता है। जो सबसे प्यार है तो एक से भी सफल हो जाएगा और एक से प्यार है तो वो झंझट में ही जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर जी। तो प्यार अभी हम नहीं समझे हैं, और प्यार पहले दूसरे से नहीं होता है, प्यार तो खुद से होता है। जिसको खुद से प्यार नहीं हुआ उसका दूसरे के साथ भी सफल नहीं होगा।
तो सवाल इस बात का है कि पहले हमको प्यार समझ में आ जाए कि ये प्यार है क्या चीज़, तो फिर उसको देखते हैं कि दूसरे के साथ कैसे होगा और कैसे चलेगा और परिवार के साथ कैसे निभेगा। हाँ जी। हाँ जी सर, सर। मैं बोल लूँ सर पहले? एक मैं अच्छा ये थोड़ा सा आप बहुत स्पीड से बढ़ गए जी। ये जो थोड़ा कंफ्यूजन है सब में होगा, मन, इच्छा, विचार, ये इच्छा शरीर नहीं अभी एक साथ आएगा, ये बाद में आएगा, बाद में विस्तार आएगा। से आएगा। अच्छा बाद में आएगा। कह के छोड़ दिया ओके। ताकि एक बार आपका ध्यान चला गया। ठीक है। हाँ जी, यही चीज़ मेरे को पूछनी थी। इस दर्शन की जो मुख्य बात है, मन को अभी तक हम चेतन नहीं मान रहे थे, आप इसमें चेतन बता रहे हैं, इसको जरा फिर से ठीक है, वक्त ठीक आएगा कर तब उस पर बात करेंगे, अभी क्रम से चलते। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई और कंक्लूड कर लें। कंक्लूजन कहाँ पे आ गया? तो कुल मिला के समझ में आया कि मैं मानव हूँ और निरंतर सुख मेरी चाहत है, निरंतर सुख मेरी चाहत है और ये सभी की चाहत है। और निरंतर सुख का मतलब है समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। अब सुखी होने का सिलेबस क्या होगा? सुखी होने का सिलेबस क्या होगा? तो क्या क्या चीज़ के बारे में समाधान हो, जहाँ से समस्याएं आ रही हैं या जो है। जैसे मैं पूछूं कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? बोल भी नहीं पा रहे हो, इतने दर्द हैं। हाँ, सेंटेंस सुनने के बाद तो कहीं और ही चले जाते हो। तो हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? हाँ, और अपनों से ज़्यादा पाया कि अपने आप से ज़्यादा पाया? अपने आप से। तो इसलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो पहला चैप्टर हो गया मानव में व्यवस्था को समझना। मानव में व्यवस्था को समझना। मानव अपने आप में एक यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल व्यवस्था है, एक नेचर में बनी हुई कोई चीज़ है, वो हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है। तो नेचर में मानव कैसा है, मानव में व्यवस्था को समझना। यदि समझ में आ गया तो उसका प्रमाण है जीना, और जीने में आ गया तो उसका प्रमाण है कि दूसरों के समझने के लिए हम उपयोगी हो जाते हैं। क्या मतलब? यदि मुझको मानव समझ में आ गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जीना मतलब? जीना मतलब मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदाई है, क्योंकि भाव और विचार तो मेरे अंदर 24 घंटे बना हुआ है। मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सभी के लिए सुखदाई है। उसका प्रमाण क्या होगा? वो जब दूसरे मानव के साथ करेंगे, जब दूसरे मानव के साथ जिएंगे, तो संबंध में तृप्ति की जगह आएगी, जिसकी परिवार में हमको तृप्ति की तलाश है। इसका मतलब है कि परिवार में तृप्ति नहीं है, इसका मतलब है स्वयं में तृप्ति नहीं है, इसका मतलब है मुझको मानव की समझ नहीं है, इसका मतलब मुझको मानव को समझने की ज़रूरत है। यदि ये बात बनती है तो परिवार की मूल इकाई मानव है, तो परिवार में व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना ये बन ही जाएगा। यदि ये समझ में आ गया तो समाज में व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना बन ही जाएगा। और यदि ये हो गया तो प्रकृति में व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना। तो कुल मिला के समझदारी के 4 चैप्टर्स। धरती की सारी यूनिवर्सिटीज़ का सारा कंटेंट, सारा सिलेबस, सारी बुक्स, सारे कोर्स इन्हीं 4 चैप्टर से आए। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। दुनिया में जितने भी कोर्स हैं बेसिकली इन्हीं 4 को एड्रेस करने की कोशिश है, जो अभी सफल होती हुई दिखाई नहीं देती है, या आंशिक रूप में भौतिक लेवल पे सफल होती हुई दिखाई देती है ग्लोबल वार्मिंग के साथ। बढ़िया, आगे चलें। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मानव में व्यवस्था। मानव में व्यवस्था को समझने का काम शुरू करते हैं। चलिए,
कुछ अच्छी बातें मानव के बारे, ताकि हमको मानव के बारे कुछ अच्छा फील हो और अच्छा हम सोच के चल पाएं। देखिए, कुछ लाइनें मैं बोलता हूं और आप उनको जांचिए सही है कि नहीं है। किसी को पता चले ना चले, जिस क्षण भी मुझको ये एहसास होता है कि मुझसे गलती हुई है, तो मुझको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खराब लगता है? खराब ही लगता है। अभी किसी को पता नहीं है, मुझको पता लगा है। इसका मतलब है कि मानव गलती करना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्यों? क्यों? क्योंकि उसको खराब लगता है, वो दुखी होना नहीं चाहता है। तो कोई भी मानव दुखी होना नहीं चाहता है। हर गलती का परिणाम दुख है ना? हर गलती का परिणाम अपने अधूरेपन की सूचना है। किसी भी मानव को अपना अधूरा होना स्वीकार नहीं है। हर मानव को अपना पूरा होना ही स्वीकार है। इसलिए किसी भी मानव को गलती स्वीकार नहीं है। इस पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए? किया जाए। अपन घर में करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे ही सामने वाले से गलती हुई, तुम हो ही ऐसी, तुम्हारा खानदान भी ऐसा ही है। हाँ, समाज के लेवल पे बोलते हैं कि इसकी जाति ऐसी है, इस जात से ऐसा है। हम तो आदमी तक भी नहीं रुके, हम तो जात तक भी गए और देश तक भी गए। ठीक? तो ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। एक तरफ सच्चाई कहाँ है और एक तरफ मेरी मान्यता है। तो फलाने धर्म के लोग ऐसे होते हैं, फलानी जाति के लोग ऐसे होते हैं, है ना? ऐसे भी हमारी काफ़ी गहरी मान्यताएं हैं और उससे ही हम, उस चश्मे से ही हम लोगों को देखने की शुरू करते हैं। तो मूल में गए तो पता चला कि किसी भी आयु का व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मेल हो या फीमेल हो, गलती का मतलब दुख है। जब भी उसको ये एहसास होता है, उसको होना चाहिए, और दूसरे को लग रहा है इसने गलती की है, उसको लग रहा है मैंने तो नहीं की है, तो स्थितियाँ अलग हैं। जब भी मुझको ये लगता है कि मुझसे गलती हुई है, ये मानव को स्वीकार नहीं है। चलिए, इसका मतलब है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन करता है कि नहीं करता है? करता तो है। तो क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। यदि उसको लगता है कि सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गलती करना आवश्यक है, तो वो गलती कर डालता है, या वो तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। ये ठीक है? यहां तक ठीक है? तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि मूलतः मानव गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है। अभी सफलता के मापदंड जैसा हमने समाज बनाया है, जैसी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, अभी सफलता के मापदंड सभी के सफल होने के लिए हैं कि कुछ ही लोगों के सफल होने के लिए हैं? वर्तमान में जैसे हमने ढांचे बनाए हैं, उसमें सभी के सफल होने की संभावना है कि कुछ ही लोगों के सफल होने की संभावना? कुछ ही लोगों के। 100 ही लोगों को आईएएस बनना है, 6000 लोग मान लो आईआईटी जाएंगे, और वो जाएंगे, उसके बाद भी बेचारों का क्या हाल होगा और क्या करेंगे वो आगे की बात है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी के हमने ढांचा ही ऐसा बनाया है जहां सभी का सभी सफल नहीं हो सकते, ऐसा मान के ही बना हुआ है। सभी सुखी नहीं हो सकते, वो तो हमने माना ही हुआ है, सुख दुख साथ साथ है। और सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम 9th क्लास में अर्थशास्त्र में पढ़ाते ही हैं कि आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित हैं। पढ़ा है? सबको याद है ना? हम 9th क्लास में देश के सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, विश्व के सभी बच्चों को पढ़ाते हैं कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं।
यदि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं, एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा कि असुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, सुखी होना संभव नहीं है, सफलता सबके लिए नहीं है। तो मैं गलती करने के लिए बाध्य हूं कि नहीं हूं? तो वर्तमान व्यवस्था का ढांचा जो मूलतः अव्यवस्था है, उस ढांचे में गलती करने के लिए आदमी बाध्य है। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग अपने आप को लेफ्ट आउट, छूटा हुआ महसूस करते हैं। क्लास में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ाकू किस्म के हैं, ये पढ़ाई से अपने सम्मान को पा जाते हैं। दूसरा, क्लास बंक करवा के कॉलेज में स्ट्राइक करा के सम्मान पा जाते हैं। ये बीच का लॉट है जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। इसलिए ये पढ़ने वाला मास ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है, ये और हड़ताल करवाने वाला नेता बन जाता है, बाकी लोग वोटर बन जाते हैं। बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जो शिविर में शिविरार्थी देके जाते हैं, उनको हम वापस सुना देते हैं। एक हमारे मित्र आईएएस हैं, ये उनका दिया हुआ ज्ञान है। एक हमारे मित्र आईएएस हैं, ये उनका दिया हुआ ज्ञान है। तो क्लास में 100 में से 5 बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं, 5 बच्चे हड़ताल करवाते हैं। तो ये 5 ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, 5 नेता हो जाते हैं, 95 ये बाकी बचे हुए जो 90 लोग हैं ये वोटर हो जाते हैं। ऐसे समाज का ढांचा चल रहा है। हाँ जी, तो कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? इसका मतलब यदि ऐसी किसी व्यवस्था का स्वरूप उपलब्ध हो जाए जिसमें हर व्यक्ति बिना गलती अपराध किए सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तो क्या कोई व्यक्ति गलती करना चाहेगा? आवाज में दम नहीं है ना? तो यदि ऐसी कोई व्यवस्था का स्वरूप उपलब्ध हो जाए जिसमें बिना गलती अपराध किए हर व्यक्ति सुखी हो सकता है, हर व्यक्ति सफल हो सकता है और हर व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या कोई व्यक्ति गलती करना चाहेगा? तो यहाँ से ये निकल के आता है, चूंकि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, यदि ऐसी कोई स्वरूप व्यवस्था का उपलब्ध हो जाए तो मानव हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए गलतियों से मुक्त हो सकता है, जैसा कि वो होना भी चाहता है। कैसा लग रहा है? रिपीट करो। मैं क्यों करूं भाई, आप करो। हाँ जी, कौन रिपीट करेगा जो मैंने कहा? कौन रिपीट करेगा जो मैंने शेयर किया? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। आप फिलॉसफी के प्रोफेसर रही हैं और अभी किसी यूनिवर्सिटी में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, आपने बोला कि जो ऐसी हमें व्यवस्था चाहिए जिसमें कि मैं गलती माइक हेलो, थोड़ा पास रखिए। आपने बताया सर अभी कि हम ऐसी व्यवस्था की तलाश में हैं जहाँ पर कि हमें गलती करने का मौका ही ना मिले, आवश्यकता ही ना रहे। आवश्यकता ही नहीं हो। मौका ना मिले का मतलब दूसरा है, आवश्यकता ही ना आवश्यकता रहे। ही नहीं हो। और अगर ऐसा हो जाए तो नोबडी विल मेक एनी मिस्टेक। वी ऑल वांट टू बी परफेक्ट। हम सबको हाँ। परफेक्ट होने की, जो पूर्णता की ओर जाने की जो इच्छा है वो हमें रोकेगा। यही सर आपने बढ़िया। तो कैसा रहेगा? ऐसा आप सबकी तरफ से निकल के आ जाए कि हाँ ये संभव है। तो अभी बजाय 12:20। तो आज शाम तक इस क्लास में से उठने के पहले, थोड़ा टाइम कम है, लेकिन शाम तक और नहीं तो कल सुबह 11 बजे के पहले आप में से हर व्यक्ति ये कहेगा कि ये संभव है, तो कैसा रहेगा? है? संभव नहीं है, ये बात तो ठीक है, मेरे को भी ऐसी लगता है। कितने लोगों को लगता है ये संभव नहीं है? संकोच ना करें, हाथ उठाएं। ऐसा संभव नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाथ उठाएं।
है। हाँ, और क्या, वे जैसा लगता है वैसा लगता है। अच्छी बात यही है कि अपनी बात तो कह पाए, और क्या, उचित है। तो इसको देखते हैं नेचर में कैसा है, यात्रा शुरू करते हैं। चलिए, तो यात्रा शुरू करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बोर्ड पे ला लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मानव को आवश्यकताओं से समझने की हमने कोशिश की है, और यदि मानव की आवश्यकता की बात करें तो फिर उसकी सारी आवश्यकताएं, चाहे उसकी सफल होने की आवश्यकता है, कि उसकी सुखी होने की आवश्यकता है, कि उसकी भौतिक आवश्यकता है, सब पे धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली भौतिक आवश्यकता की बात कर रहे हैं। तो अभी जो भौतिक आवश्यकता के बारे कहा गया, तो कहा गया कि आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित है। ऐसा एक रॉबिन्सन नाम का अर्थशास्त्र ने कहा। यदि कितने प्रतिशत लोग हैं जो इसको मानते हैं? कितने प्रतिशत लोगों की मान्यता में है? सब, लगभग ऑलमोस्ट ऑल। हम सभी ऐसे ही पढ़ के आए हैं और नहीं भी पढ़ के आए हैं तो आजू बाजू से सुन के ऐसा ही मानते हैं। देखिए, यदि ऐसा मानते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे कि असुरक्षित। जैसे ही हम असुरक्षा में आते हैं तुरंत भयभीत होते हैं, और तुरंत जिस चीज़ के लिए भयभीत होते हैं उसका संग्रह करना अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाता है। ये सीधा मैकेनिज्म है। जो लोग रूप के लिए असुरक्षित हैं, वो रूप के लिए भयभीत हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे ही। ठीक। जो लोग धन के लिए असुरक्षित हैं, वो धन के लिए भयभीत हैं, वो धन का संग्रह करेंगे ही। जो लोग पद के लिए असुरक्षित हैं, वो पद का संग्रह करेंगे ही। और जो जिसका वो संग्रह करना चाहता नहीं है पर ऐसा करना उसकी बाध्यता है, संग्रह करने के लिए शोषण करना एक आवश्यकता बन जाता है। और जिसका शोषण करेगा वो विरोध करेगा। इस विरोध से एक अव्यवस्था पैदा होगा। ये अव्यवस्था से असुरक्षा और बढ़ेगा। ये हमको अपने आसपास की ज़िंदगी में कहीं होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? कहाँ होता हुआ दिखाई देता है? ये चक्र हमको हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ दिखाई देता है? एग्जाम्पल देंगे? हैं? हाँ जी, माइक ले लीजिए। जो भी बोलना चाहते हैं माइक ले लीजिए। पीछे एक माइक। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? असुरक्षा हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा, हेलो, शायद सबसे बड़ा झंझट है। हाँ सर, मेरा नाम आशीष जैसे सर है। हाँ जी, हाँ सर, एक मिनट। हाँ पहले आप। हाँ जी, 2 माइक चल रहे हैं। हाँ सॉरी, मेरा नाम आशीष शुक्ला है, मैं इटावा से हूँ। हाँ, क्या करते हैं? सर मैं टीचर हूँ कंप्यूटर साइंस। अच्छा, सर नोटबंदी में चीज़ बहुत डायरेक्ट दिखाई पड़ी। नोटबंदी में, हाँ। कुछ पल की बात थी, एकदम से अचानक 8 बजे पता लगा कि नोट बंद हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट के अंदर एटीएम पे लाइन लग चुकी थी। अब लोग नोटों का संग्रह कर रहे थे और वो एट एन रेट, फिर जब पता लगा कि 500 का नोट निकल रहा है, मतलब वो फिर वही 1000 10,000 निकालने लगे, तो 500 के नोट 2,000 नोट निकलने लगे। उस समय 500 1000 का नोट हुआ करता था एटीएम में। तो उनको समझ में आया कि नहीं साहब, 400 रुपये करके ही निकालो, क्योंकि केवल 100 के नोटों का संग्रह करना है, बाकी का छोड़ना है। और वहीं से लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई, और जो रात तक लाइनें लगी रहीं और एक बहुत लंबे टाइम तक लाइनों का क्रॉस करता, और लगा कि शायद बिना रुपए के कुछ नहीं हो पाएगा। तो लोगों ने सामानों का संग्रह करना शुरू कर दिया। मॉल्स में लाइन लग गई, दुकानों पे लाइन लग गई, आटा ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई, लोग ले लेके भागने लगे। लेकिन जब हम लोग 10-12 दिन तक जिए बिना नोट के, लगभग नोट गायब हो गए, तो समझ में आया कि दुकानदार ने कहा कि परेशान मत हो, यूँ ही ले जाओ, जब पैसे आ जाएंगे तब दे देना, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। सर हम नहीं निकाल पाए पैसे एटीएम से,
लेकिन फिर भी दुकानदार ने शकल देख के कहा, अरे शुक्ला जी रोज ले जाते थे, ले जाओ फिर पैसे देना, मालूम है एटीएम बंद है, नहीं मिल रहा पैसा। तो ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों ने घर घर में भर लिया, बाद में वो सामान बर्बाद हुआ और फेंका गया। ऐसे ही जब कोरोना टाइम आया तब फिर यही फिर दिक्कत खड़ी हुई, फिर लोगों ने वही संग्रह करना शुरू किया, लोगों ने भरना शुरू किया और वही कंडीशन आई फिर, और हम फिर वहीं गोल गोल घूमते रहे। जी सर, मेरा नाम विष्णु शर्मा है, मैं दौसा से हूँ। तो जैसे हमारे मोहल्ले में 7 दिन में पानी आता है, कभी 5 दिन में, कभी 7 दिन में, तो हम क्या करते हैं, उसका संग्रह करना शुरू करते हैं। तो पहले छोटा टैंक था, उसमें हम पानी इकट्ठा करते थे, फिर लगा कि भाई ये तो 7 दिन नहीं चल पाएगा, तो हमने बड़ा टैंक बनवाया, अब उसमें पानी इकट्ठा करते हैं और कि ये पानी 7 दिन चल जाए और सारी टंकियाँ भी फुल कर लें। और फिर हमारे पड़ोसी भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम अपना पहले पानी भर लें, और जिसको पहले पता चल जाता है कि नल आ गए, वही पहले अपनी मोटर चालू कर देता है, और फिर दूसरे वाला चिल्लाता है कि भाई साहब थोड़ी देर बंद कर दो, हमारे भी थोड़ा पानी भर लेने दीजिए। तो ये जो है विरोध और संघर्ष और अव्यवस्था को जन्म दे रहा है। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से ये चीज़ हमें फैमिली में भी देखने मिलती है कि माता पिताओं को, जैसे उनकी भी मान्यता यही है कि रिसोर्सेज कम है तो उनको अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, तो वो अपने हिसाब से भयभीत होकर उनकी मान्यताओं के हिसाब से उनके ऊपर थोपना चाहते हैं कि आप ये करो तो आपके लिए सही है, आईआईटी करो, ये करो। उसकी वजह से बच्चों का कभी कभी शोषण हो जाता है, जिसकी वजह से जब अक्ल आ जाती है तो वो विरोध करते हैं उस चीज़ से, और फिर घर में जो रिलेशन संबंधों में अव्यवस्था होती है, फिर और असुरक्षा हो जाती है, फिर वो और गड़बड़ करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ तो मैं अपने ऑफिस में मैं जो काम करता हूँ उसमें मैं इसको देख पाता हूँ। मेरा टीममेट है, उसके पास 4 प्रोजेक्ट हैं, तो मेरी असुरक्षा स्टार्ट हो गई कि उसके पास 4 हैं, मेरे पास 1 है। तो अब भय क्या है कि अगर उसके पास 4 हैं, उसका प्रमोशन अच्छा होगा, इंक्रीमेंट अच्छा होगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा, मेरा मैनेजर मेरे पीछे लगा रहेगा, तेरे पास 1 ही प्रोजेक्ट है। तो अब मैंने क्या किया, अननेसेसरी 2 प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि अब मुझे पता है मैं 1-2 प्रोजेक्ट और रखूँगा तो शायद मेरे लीडरशिप में लगाएगा कि हाँ बराबर काम है इसके पास। अब उन प्रोजेक्ट में मेरा स्किल एक्सपर्ट नहीं है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो टीम मेरे साथ उसमें काम कर रही है उनको चाहिए, मुझे चाहिए, नहीं होगा तो ये बराबर काम नहीं होगा तो उसका शोषण होगा। फिर क्या होता है, जब उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनको लगता है हमारा शोषण हो रहा है, वो विरोध करके मेरे रिपोर्ट एचआर तक पहुंचाते हैं कि ये जो बीच में टीम लीडर लगाया है ये बराबर काम नहीं कर रहा है और अपना तो कुछ कर नहीं पाता है, हमारे ऊपर पूरा परेशान करता रहता है। तो क्या हो गया कि अब मैं जिस प्रोजेक्ट में मेरा एक्सपर्टीज़ था उसमें मैं कर रहा था अच्छा खासा, चूँकि एक असुरक्षा का भय मेरे अंदर आया, मैंने अननेसेसरी एक कियोस्क क्रिएट किया अपने दूसरे प्रोजेक्ट में घुस के, और उससे पूरी अव्यवस्था फैल गई। जिधर मैं फोकस जो अच्छा कर सकते थे वो भी छूट गया, वो भी पूरा, उसकी भी डिलीवरी लेट करने लगा। तो ये समझ में आया। सारे करप्शन सर, सारी बेईमानियाँ, नक्सल आंदोलन, आतंकवाद, सबकी जड़ में यही है कि कुछ लोग उन रिसोर्सेज को बढ़ लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा लायक है या नालायक है, उसके चक्कर में खूब सारा पैसा होल्ड करना है और लोगों को अन्याय करके उस पैसे को इकट्ठे कर लेना है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो खेतीबाड़ी में हो। जैसे भी किसान आंदोलन का एक संदर्भ ले रहे थे कल परसों कि उनको लगा कि कोई इस पर कब्जा कर लेगा रिसोर्सेज पे, तो रिसोर्स पे कब्जा करने की होड़, असुरक्षा की भावना हर क्षेत्र में जो है वो इसी कारण से है। सर जैसे गांव में हम खेती करते हैं तो जैसे इस साल फसल कम हुई तो थोड़ा सा रहा कि इस बार थोड़ा सा सेव करके रखना चाहिए। उस चक्कर में हमने हमारे जो एम्प्लॉई हैं जिनमें हाली बोलते हैं काम करने वाले मजदूरों को, उनको पैसा थोड़ा सा कम कर लिया, जितने मजदूरी हर साल मिलती थी उनसे 10-15 हज़ार रुपये कम कर दिए। अब धीरे धीरे उनका विरोध आना स्टार्ट हो गया कि यार भाई साहब काम तो इससे ज़्यादा कराते हो और पैसा हमें कम देते हो, तो पूरी अव्यवस्था ही वहाँ से पीछे दीजिए। हेलो जी हेलो। हाँ, मैं भैया जो अपने गांव में जो परिवारों में मैं जो समझ पाया हूँ, जैसे हमारे गांव में क्या है कि थोड़ा पुराने टाइप की मान्यताएं हैं। आप कहाँ से हो? मैं जैसलमेर से हूँ। जैसलमेर, हाँ। बीएसएफ में हो? रिटायर्ड हूँ। तो जैसे इसमें असुरक्षा, भय, ये मैं परिवार में जो मैं समझ पाया हूँ, जैसे ज़्यादा बच्चे पैदा, जैसे गांव में हमारे पड़ोस में घर है उनके 15-16 बच्चे हैं, तो उन्होंने ये बच्चे इस हिसाब से पैदा किए, तो उनकी असुरक्षा की भावना थी भी, बच्चे जैसे एक होगा तो वो नालायक निकल जाएगा, तो ज़्यादा होंगे तो उसमें कोई तो लायक रहेगा। फिर उन्होंने इस भय से, जो मैं
घर में समझ ऐसे मतलब कितना ज्ञान मिलता है शिविर में, जो आपने कभी सोचा ही नहीं हो वो मिलता है। फिर इन सारे शब्दों को मैं जब जोड़ता हूँ तो उनमें फिर ये भय से ये सब असुरक्षा थी, हाँ। फिर इसमें भय आ गया, फिर उन्होंने बच्चों का संग्रह कर दिया, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा कर ज़्यादा दिए। बच्चे पैदा कर दिए। पहले ये था ही ना कि कुछ बच्चे मर जाएंगे। फिर उसमें संग्रह करके फिर उन्होंने बच्चों का शोषण भी किया, माँ बाप ने हाँ। शोषण ये किया कि उनको एजुकेशन नहीं दिया, क्योंकि उस स्थिति में थे नहीं वो, क्योंकि 15-16 बच्चे हैं मेरे जस्ट 15-16 के अपना स्कूल खोलना पड़ेगा। हाँ, मतलब मेरे घर के पास में घर है वो, और फिर शोषण करके उन बच्चों में विरोध हो गया, फिर विरोध हुआ तो फिर वही हाँ। माँ बाप से बच्चे झगड़ जाते थे, झगड़ नहीं उन्होंने और ज़्यादा स्थिति में खराब कर दी, मतलब मारना पीटना तक शुरू हो गया। फिर उसमें अव्यवस्था आ गई। उन चीज़ों को सीख के मतलब देख के, जैसे हम 4 भाई थे तो मेरे फादर में ये भावना नहीं थी, तो हमें थोड़े और अच्छे संस्कार मिले। तो गांव में जैसे मेरे एक ही बच्चा है, तो गांव में मैं एक पहला उदाहरण हूँ जिसने मतलब संग्रह नहीं किया। हाँ, उनसे सीखा मैंने, मतलब बच्चों का संग्रह नहीं किया, क्योंकि ऐसी भावना है नहीं। और ना वो अब यहाँ जीवन विद्या से जुड़ने के बाद तो और मतलब अपने आप में क्लियरिटी आ गई। जी बढ़िया। हेलो जी सर, मैं गौरव अजमेर से। सर मैंने इसको इस तरह से लिया है कि जैसे भारत में सेक्स रेशो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, 1000 पे 900 अगर अपन मानते हैं तो वो 100 की जो कमी है वो महिलाओं की कमी है। उसके कारण से ये कि आवश्यकता तो 1000 की है लेकिन वो 100 की कमी है, और आवश्यकता उससे कम है तो उससे असुरक्षा बढ़ी है। कि जिस तरह से कि जो है बलात्कार वगैरह ये सब के है। हाँ। लोगों के अंदर ये डर बना है कि बोले कि अब हमारे बच्चों को जो है बेटियां नहीं मिलेगी। तो मैंने एक एग्जांपल देखा है हमारी समाज में कि जो दारू पीते हैं या कुछ करते हैं, जिनको यहाँ के आसपास की लोकेलिटी से बहू नहीं मिल सकती है तो वो झारखंड से लेकर जाने लगे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, ये मैंने ऑब्जर्व किया मेरी लाइफ के अंदर, है ना। और फिर वहाँ पर वो उनकी ये आवश्यकता है कि उनके पास साधन नहीं है पूरे, तो वो लाख रुपए या 2 लाख रुपए देकर जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि इनका तो संग्रहण हो रहा है लेकिन उनका भी संग्रहण हो रहा है। फिर उसके साथ लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है कि लड़की क्या मानती है, तो वो शोषण उस लड़की के साथ है, और समाज के साथ साथ भी है कि वो समाज अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसको खोते के साथ साथ दूसरी प्रतिष्ठा में ट्रांसफ़र हो रहा है, विरोध के साथ साथ फिर, और उससे असुरक्षा बढ़ रही है कि भले ही वो लड़की अब हमारे से पिंड छूट गया है, अब वो कुछ भी हो, वो लड़की जाने या उसका समाज जाने, वो सब वॉट एवर जो भी है। हेलो हेलो नमस्ते सर। कहाँ हो आज? मैं यहाँ हूँ सर जी। कल मैंने सर बात छेड़ी थी शोषण के बारे में, किसान आंदोलन से जोड़ते हुए। हाँ। तो मैं कल बोला नहीं था, मैंने बोला मौका मिलेगा तो फिर बोलेंगे। बस यही बोलना था, मैं यही चीज़ कहना चाहता था, आज क्लियर हो गया। कल मैं शब्दों में नहीं कह पा रहा था, शोषण संग्रह किसान आंदोलन से जोड़ा था, लेकिन बात में चुरा ली थी, मैं बात एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। कहाँ से आए आप? मैं सूरत गुजरात से। सूरत गुजरात, बढ़िया। भैया जी, मैं इनको देखती हूँ तो मुझे पारिवारिक जो ढांचा है उसमें अव्यवस्था इन्हीं कारणों से दिखाई पड़ती है कि अपने सुख की चाह में और अव्यवस्था के भय में हम अच्छी बीबी, अच्छे बेटे, अच्छे पति, अच्छी सास का संग्रह करते रहते हैं, और अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे इसलिए हम उनका शोषण कर रहे हैं, और इसीलिए विरोधाभास है सभी रिश्तों में आपस में, और इसीलिए पारिवारिक ढांचे में अव्यवस्था है। भैया जैसे ये लाइन आई कि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है, तो कनेक्ट हुआ सेल्फ से कि मैं अगर 4 जोड़ी कपड़े खरीद रहा हूँ और मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे असुरक्षा है और मुझे भय लगता है कि मुझे 6 जोड़ी और चाहिए, तो फिर मैं संग्रह करने लग जाता हूँ। फिर 6 से फिर लगता है कि यार उसके अच्छी है वैसी लूँ, फिर वैसे ली तो जो निम्न वर्ग है उसका शोषण होने लगता है। जैसे उसका शोषण होता है तो वो विरोध करता है। फिर जैसे मोबाइल चलाते तो सूचना आती है कि लाखों का माल पार हुआ, तो जो निम्न वर्ग है वो क्या करता है कि अपनी वो तो खाने पीने के लिए या उसको तो चाहिए, और हमने शोषण कर लिया है, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, तो जो वो कर सकता है, खाली मकान दिखेगा तो चोरी करेगा, तो फिर वो अव्यवस्था तक चला जाता है। बढ़िया लास्ट जी। ओम। मुख्य रूप से समस्या की जड़ ये नहीं है कि व्यक्ति सफल होना चाहता है
या ये नहीं है कि संग्रह किस रूप में किया है। सबसे मुख्य जो समस्या है वो ये है कि हमने जो मानदंड तय किए हैं कि सफलता का मानदंड क्या होना चाहिए, संग्रह करने के लिए किस मीन्स से, किन साधनों से संग्रह होना चाहिए और उनका उपयोग किस तरीके से करना है। जब तक यहाँ हम स्पष्ट नहीं होंगे, यहाँ जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये समस्याएं ऐसे ही बनी रहेंगी। उनके लिए काम करना बिल्कुल ठीक है, उचित। आगे चलते हैं, लास्ट फटाफट पकड़ो, फिर शाम तक नहीं हो पाएगा। देखो सर, जहाँ बात आए बहे की, तो बहे में क्या है कि जैसे कोई दारू पी के किसी को परेशान करता है तो वो जो उसका जो सामने वाला बोलता है कि यार मैं भी 8-10 बजे एक कर लूँ पैदा, तो ताकि मेरा मजबूत हो जाएगा, ताकि मैं इसे कल उसे एक कर लूँगा मुकाबला। तो ये भी एक बहे है। पहले भी ऐसा भी था, है कि नहीं सर? ज़्यादा बच्चे पैदा करना मतलब लड़ने के लिए एक फौज तैयार करना। हाँ, ये भी एक बहे है। चलिए, तो काफ़ी सारा ज्ञान आया। तो ये हमने देखा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है। तो बेसिकली इसको कह रहे हैं लाभोन्मादी अर्थशास्त्र। जो लाभ के लिए उन्माद पैदा करता है, पागलपन पैदा करता है, और फाइनली एक भूत हमने 9th क्लास में बच्चे के सर पे बिठा दिया। अब ये भूत उसको चलाता है, असुरक्षा का भूत। तो ये असुरक्षा की मानसिकता जिस तरीके से हमको चलाती है, हमको पता नहीं चलता है कि हमारा भाव, हमारी भाषा, हमारे एक्शन किस तरह से इनसिक्योरिटी से ड्रिवन है, और इनसिक्योरिटी को हमने मोटिवेशन माना है। ये सब वहीं से आ रहा है ना। तो अभी देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इनसिक्योरिटी से एड्रेस होता है। हमारे मोटिवेशन इनसिक्योरिटी से एड्रेस होते हैं, हमारे सुख दुख इनसिक्योरिटी से एड्रेस होते हैं। तो जैसे व्यक्ति असुरक्षित होता है, उसके भीतर की स्वाभाविक गति खराब हो जाती है। जैसे मेरे को लगता है कि इसमें ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि जैसे जितने लोग वैष्णो देवी पे जाते हैं, वैष्णो देवी की चढ़ाई कितने लोग गए हैं, है ना, काफ़ी सारे लोग जाते हैं। तो वहाँ चढ़ते समय आदमी का एटीट्यूड कैसा रहता है? किसी भी अजनबी से मिलता है तो क्या बोलता है? जय माता दी। किसी को मदद की ज़रूरत है तो करता है कि नहीं करता है? किसी से पीछे रह गया, किसी से आगे निकल गया, ऐसा भाव आता है क्या? नहीं आता है। तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देवी का जो आस्था का वातावरण है, उसका प्रभाव इतना होता है कि सबका सॉफ्टवेयर उस समय के लिए रीसेट हो जाता है, वापस अपनी गली में लौटता है, तो फिर पुराना सॉफ्टवेयर फिर लागू हो जाता है। कोई आगे निकल गया, पीछे रह गया, ऐसा ठीक है? तो आस्था की वजह से वहाँ ऐसा माहौल बन जाता है। ऐसा ठीक है? सहमत हैं? हाथ उठाइए। कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता है। कोई दिन देवी ये ऊपर से कहलवा दे, आज 100 ही लोगों को दर्शन होंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? 10-20 को तो रास्ते में निपटाऊंगा, एक झटका दूंगा, उसके बाद तो कहाँ जाएगा पता नहीं। तो इसका मतलब है कि वहाँ एक मान्यता काम कर रही है कि सभी को दर्शन मिलेगा, और जो जितना दूसरों की मदद करता आएगा उसका पुण्य ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो अभी भाई ने कही कि वो मापदंड क्या है, तो वहाँ मापदंड बदल गया है। इसका मतलब है कि जब मैं असुरक्षित नहीं होता हूँ तो मैं सामान्य व्यवहार करता हूँ, जैसे ही मैं असुरक्षित होता हूँ मैं असामान्य हो जाता हूँ। तो वहाँ मुझको इस बात का भरोसा है कि दर्शन मिलेगा ही, पहले जाऊँ बाद में जाऊँ, है ना। तो जिंदगी में भी देखें, जिस मामले में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उस मामले में हम दूसरों के लिए कोऑपरेटिव होते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जो लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए परेशान नहीं हैं, उनका व्यवहार दूसरों के साथ एकदम अलग होता है। जो अपने अस्तित्व में ही अस्तित्व के संकट में जी रहा है ना, जैसे हम लोग जॉब में गए तो जो काम हमको 2 महीने में सिखाया जा सकता था वो 2 साल में सिखाया गया, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि मैं सारा ही तुमको सिखा दिया तो मेरा क्या होगा, फिर मेरे को कौन पूछेगा। और ऐसी भी कहानियां हैं
बिल्डिंग बनती है तो ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं ये बाथरूम और लैट्रिन की पाइपलाइनों में बोरे डाल के उनको चौक करते हैं ताकि ये भविष्य में हमको बुलाया जाएगा। डॉक्टर भी इस तरह से भी, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो इस तरह से इलाज करते हैं ताकि कस्टमर परमानेंट हो जाए। और मानसिक बीमारियों में ये बहुत घातक है। जो लोग क्या डिप्रेसिव और साइकेट्रिक वाला काम है, इसमें जो डोज देते हैं वो ब्रेन को ही असर करती है और आदमी परमानेंट कस्टमर, हमेशा के लिए ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब भी एक व्यक्ति असुरक्षित होता है, अब वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा ही, ये निश्चित है। बढ़िया। तो जिंदगी में एक बड़ा काम ये है कि मैं अपने भीतर से तमाम तरह की असुरक्षा से मुक्त हो जाऊं। रूप को लेके असुरक्षा, धन को लेके असुरक्षा, पद को लेके असुरक्षा, है ना। तमाम आयाम में, हर आयाम में मैं अपने आप में असुरक्षा से मुक्त हो जाऊं तो मैं एक व्यवहारिक स्वाभाविक जीवन जी सकूं। अभी हम स्वाभाविक है नहीं, नॉर्मल नहीं है, अभी हम एबनॉर्मल हैं। और जो नॉर्मल होने लगता है उसको आजू बाजू वाले एबनॉर्मल बोलने लगते हैं। जैसे हमारे मित्र ने शेयर किया ना कि मैं आसानी से किसी की बात को मान लेता हूँ, तो बोले यार इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो, पहले लड़ो, फाइट करो, फिर हारो, हराओ, तब कोई बात बनेगी, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो नॉर्मल लोग हैं, तो समाज यदि आपको अप्रिशिएट करता है तो समझ लीजिए आप काफ़ी एबनॉर्मल हैं। और समाज आपको पागल वागल कहने लगे तो समझ लीजिए आप नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं। ये ठीक नहीं लगा? ये सुनना ठीक नहीं लगा? हेलो सर, एक बात बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए। सर हमारे हिंदू धर्म में इसीलिए जो थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। जैन धर्म में सर एक कंसेप्ट है अपरिग्रह। अपन सभी जानते हैं जो जैन धर्म वाले हैं, तो उसमें सर उन्होंने यही सिखाया महावीर स्वामी ने कि आपको इतना ही लेना। कमंडल छोटा सा देते थे अपने भिक्षुओं को कि उसमें इतना ही खाना आए जितना तुम खा सको, और अगर बड़ा कमंडल होगा तो ज़्यादा भर लोगे। तो ये अपरिग्रह की शिक्षा तो सर भारतीय धर्म में तो शुरू से ही हाँ, वो एक मान्यता के रूप में है। और अकेले का तो कमंडल में चल जाएगा, बीवी बच्चे लेके कमंडल में काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन सर टीचिंग यही रही है। टीचिंग यही रही है, इसलिए शुरू में कहा गया था, आप पता नहीं शुरू में थे कि नहीं थे, हमारे पास दो ही मॉडल है, या तो न्यूनतम का मॉडल है या अधिकतम का मॉडल है। न्यूनतम भी एक परिवार के जीने का स्वरूप नहीं बना और अधिकतम प्रैक्टिसेबल नहीं है। इसलिए आज तक की डेट तक सारे धर्म और अध्यात्म के बावजूद हमारे पास एक परिवार के जीने का स्वरूप उपलब्ध नहीं है प्रैक्टिकली। क्या जीने का स्वरूप उपलब्ध होगा? एक परिवार कैसे शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता, और एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पहचान सके और हमेशा दूसरों की वस्तुओं से अप्रभावित रह सके, ऐसी कोई योग्यता हमारी नहीं बन पा रही है एज ए फैमिली। एज ए पर्सन बनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पति को लगता है कि ठीक ठाक है सब, पत्नी को लगता है देखो पड़ोसी को तुम्हारे जैसे पद पे है, तुम कुछ नहीं कमा पा रहे हो। तो कभी पत्नी को ठीक नहीं लगता है, कभी पति को ठीक नहीं लगता है, दोनों को ठीक लगता है तो बच्चे ही बोल देते हैं पुरानी गाड़ी पापा 15 साल से चला रहे हो, आपको क्या हो गया, कुछ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो वो गाड़ी बदलवा देते हैं। गाड़ी बदलने की कितनी ज़रूरत है, और घर में तो लोग काफ़ी कुछ बदलना चाहते हैं। है? आप तो ठीक समझ रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि ये अर्थशास्त्र हमको पैसे के लिए पागल बनाता है, इसलिए हम कट थ्रोट कंपटीशन की बात करते हैं। और गला किसका काटोगे? अपने किसी भाई बहन का काटना पड़ता है ना। तो किस मानवता की बात करें जो इकोनॉमी हमको ये पढ़ा रही है कि कट थ्रोट कंपटीशन विकास के लिए ज़रूरी है। तो हम अर्थशास्त्र से अमानवीयता पढ़ा रहे कि मानवीयता पढ़ा रहे? हम अर्थशास्त्र से आदमी को राक्षस बना रहे कि उसको आदमी बना रहे? हम राक्षस पैदा करते हैं। ये वर्तमान एजुकेशन हमारा मानव का राक्षसीकरण करती है ना, और इसका हाल हमको दिखाई देता है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा। सॉल्यूशन करने की बात करते हैं
तो आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन की बात शुरू करते हैं। देखिए, इसी तरह से जैसे अर्थशास्त्र लाभोन्मादी है, लाभ के लिए पागल करता है, वैसे ही मनोविज्ञान कामोन्मादी है। हमारा पूरा मनोविज्ञान हमको सेक्स की प्रेरणा देता है। तमाम फिल्में आजकल वो नया आ रहा है, वो ब्रा नहीं पहनना है ना, अब ये नया फैशन आएगा। क्या दिखाना चाहते हो भाई? कहाँ तक ले जाओगे? कहाँ तक ले जाओगे? और वो सब देख के आदमी की फिर क्या इच्छा होगी? और कोई किसी के साथ गलती कर देगा तो आदमी कहाँ तक पहुँचेगा? मतलब ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये सोचने की है, क्या मेरे घर में मैं ऐसा करना चाहूँगा? जो बात घर में प्रैक्टिसेबल है वो संसार में प्रैक्टिसेबल है। कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत है। क्या जिस तरह के कपड़े मैं पहन के ये फ़ोटो शूट करा रहा हूँ उससे मैं क्या प्रेरणा देना चाहता हूँ? तो कुल मिला के हम उस सीमा तक पहुँच जाएंगे, मैं मंच से कहना नहीं चाहता हूँ, है ना, हम किस सीमा तक पहुँचने वाले हैं। मतलब उसके बाद कुछ दिखाने के लिए शेष बचेगा नहीं ना। उसको हम मॉडर्निटी कह रहे हैं, उसको हम आधुनिकता कह रहे हैं, उसको हम सेलिब्रिटी, है ना, सेलिब्रिटी बोल रहे हैं। तो हमारा पूरा अर्थशास्त्र, फ्राइडियन साइकोलॉजी हमने पढ़ाई है। फ्राइड ये कहता है कि मानव का समस्त क्रियाकलाप का केंद्र काम है। बच्चा भी माँ से दूध पीता है, वो काम वासना से प्रेरित होता है, ऐसा फ्राइड ने कहा। उसी मनोविज्ञान को आज तक हम पढ़ा रहे हैं। हमारा एडवर्टीजमेंट देखिए, हमारी फिल्में देखिए, अंत में हिंसा और सेक्स है। कहीं ना कहीं हिंसा का मतलब है हम अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। जब हीरो पिटाई करता है तो हम हीरो के अंदर आत्मा हमारी हीरो में घुस जाती है और हम भी अपने आप को हीरो जैसा महसूस करके थोड़ी देर की भड़ास निकाल लेते हैं। ठीक। दूसरा, फिर हमारी घूम फिर के जगह उतनी ही है। जब हम स्वयं को शरीर मान के जिएंगे तो सेक्स की तरफ आदमी जाए बिना रुकेगा नहीं, वही उसकी डेस्टिनी है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारा मनोविज्ञान कामोन्मादी मनोविज्ञान है, वो सेक्स के लिए प्रेरणा पैदा करता है। हमारा अर्थ, हमारा समाजशास्त्र आप पढ़ेंगे, एमए सोशियोलॉजी वगैरह, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी वगैरह में आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। बेसिकली डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को नेचर के लिए कहा था। हर्बर्ट स्पेंसर नाम का सोशल साइंटिस्ट था जिसने उसको मानव पे परिभाषित किया, और मानव पे परिभाषित करने के बाद यही आ गया कि बलशाली जिएगा। कुल मिला के जिसके पास मसल पावर, मनी पावर, आर्म्स पावर होगा वो हीरो कहलाएगा। इसलिए कभी अमेरिका वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश, वर्ल्ड पावर होता है, कभी रशिया होता है, कभी चाइना होना चाहता है। तो सारे देशों की हालत कैसी है? हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हमारी सीमाएं किसी समझदारी से तय होती हैं कि डंडे से तय होती है? देश का खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ अरबों खरबों का बजट केवल हथियार खरीदने पे चला जाता है ना। जो बजट देश की शिक्षा में लगे, देश के स्वास्थ्य में लगे, वो लड़ने मरने में जाता है। तो हजारों साल से मानव इस धरती पे जिंदा है। अकल देखो तो कितनी है, वो समझ में आता है कि जैसे दो पड़ोसी आपस में लड़ें तो हम उनको क्या बोलेंगे? कोई अच्छा इंसान तो नहीं बोलेंगे। वैसे ही दो देश आपस में लड़ रहे हैं। तो यूएनओ का जो हैसियत हुआ है, अमेरिका का जो हैसियत हुआ है, अब वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं बचा है जिसका कोई बड़ा सम्मान विश्व में हो। कभी अमेरिका का थोड़ा स्टेटमेंटशिप में थोड़ा सा ऐसा कभी अच्छी बातें बोलने में हुआ करता था। लगभग हम सब एक ही जगह आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि हमारा अर्थशास्त्र लाभोन्मादी है, हमारा मनोविज्ञान कामोन्मादी है, कामोन्मादी मनोविज्ञान है, भोगोन्मादी समाजशास्त्र है। मनी पावर, मसल पावर, आर्म्स पावर। और मनी पावर, हथियार तो हमेशा तो युद्ध लड़ना नहीं है, तो मनी पावर और मसल पावर का क्या करेंगे? वो भोग की तरफ जाएगा। तो हमारा समाजशास्त्र भोगोन्मादी है, भोग के लिए प्रेरणा पैदा करता है। कामोन्मादी, भोगोन्मादी समाजशास्त्र। तो बाई एजुकेशन आदमी के सर पे 3 भूत चढ़ा रहे हैं। अब जिंदगी भर इसको तो शरण मिलेगी नहीं किसी की। कितने लोगों में ये मानसिकता है जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है? कितने प्रतिशत लोगों की मानसिकता ऐसी है? ऑलमोस्ट ऑल।
तो अभी क्या बच्चों का पालन पोषण करेंगे, क्या समाज और क्या परिवार बनाएंगे? यदि हमारी ऐसी मानसिकता है तो हम कुल मिला के एक दूसरे का कम और ज़्यादा दुख देने का काम ही करते हैं, इसमें कोई सुकून देने वाला काम हमने नहीं किया है। तो इस सारे को देखेंगे तो इसके विकल्प में भी अब लिख ही देता हूँ जब बात चली है। तो इसके विकल्प में लाभोन्मादी भोगोन्मादी अर्थशास्त्र के विकल्प में व्यवहारवादी समाजशास्त्र, इस पे सब पे अलग अलग बुक्स हैं। व्यवहारवादी समाजशास्त्र है। कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। संचेतना का मतलब है ज्ञान पूर्वक सुखी होने वाला, उसको समझेंगे। संचेतनावादी मनोविज्ञान, इस पे अलग से बुक है। और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के स्थान पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र। आवर्तनशील का मतलब है साइक्लिक और एनरिचिंग। यदि नेचर को हम देखते हैं तो वो साइक्लिक है और एनरिचिंग है, उसको आवर्तनशील बोल रहे हैं। तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, भोग लाभोन्मादी के स्थान पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, और भोगोन्मादी समाजशास्त्र के स्थान पर जो व्यवहार में तृप्ति दे दे, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जिया जा सके, ऐसी योग्यता पैदा कर सके, उसका नाम समाज है। तो ये शिविर मात्र एंट्री पॉइंट है। इसका बर्ड व्यू आ जाए उसके लिए 3 शिविर की बात करते हैं। तो पहला शिविर जो अब आप कर रहे हो, जीवन विद्या परिचय शिविर। दूसरा अध्ययन बिंदु शिविर। तीसरा मानव व्यवहार दर्शन पार्ट 1। 3 स्टेप तक जाने से एक बर्ड व्यू पूरे दर्शन का आ जाता है। जिनको पूरा समझना है, जिनको लगता है कि इसको मेरे को आर पार करना है और मेरा अधिकार ऐसा जीने पे आ जाए। शिविरों से जीना नहीं होता है, शिविरों से समझना नहीं होता है। शिविरों से यही समझ में आता है कि बात समझने लायक है। 3 शिविर करके गहरे में ये पहचान में आ जाता है कि ये समझना मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़रूरत है। जिनको समझना है उसके बाद 12 बुक्स हैं, 180 डेज़ का एक रेगुलर कोर्स चलता है, और हर 2 महीने में 8 दिन का 2 साल के लिए एक डिज़ाइन चलता है। आवश्यकता अनुसार ऐसे कुछ डिज़ाइन बनाए हुए हैं, लेकिन फाइनली इसको पूरा मतलब यदि हम सही अर्थों में उस स्वतंत्रता की बात सोचते हैं तो ये मिनिमम है कि सॉफ्टवेयर कम से कम पूरा डाउनलोड हो जाए। तो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल सॉफ्टवेयर मेरे पास कम से कम पूरा डाउनलोड हो जाए। जैसे मेरे को खड़ा होकर किसी बुक्स की ज़रूरत सामान्यतः ऐसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड है। अब यदि मेरे जीने में कोई भी गैप होगा तो मेरे को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो टॉर्च मेरे अंदर सेट है। और यदि मेरा भाव और विचार उससे भिन्न जाएगा तो मेरी टॉर्च मुझको बताती है कि ये गैप आ गया है। यदि मेरा व्यवहार और कार्य उससे अलग जाएगा तो मेरे भीतर ही वो चीज़ बैठी है जो मुझको बता देगी कि गैप आ गया है, और कैसे ठीक करना है, उस पर कैसे काम करना है वो भी मुझको पता है। इसलिए इस कार्यक्रम को चलाते रहना मेरी अपनी पूर्णता के लिए मेरी ज़रूरत है, मैं इसलिए चलाता हूँ। तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, आप भी एक विद्यार्थी हो। आपका एडमिशन थोड़ा नया है, मेरा एडमिशन थोड़ा पुराना है। तो सीनियर स्टूडेंट पीयर लर्निंग हो ही सकती है, तो पीयर लर्निंग के प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया। तो ऐसा हम पूरे चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो आगे बढ़ के हम सॉल्यूशन की ओर चलें तो एक बार नए सिरे से हम मानव की आवश्यकताओं को एक्सप्लोर करेंगे और फिर से एक बार देखेंगे क्या सभी मानव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो एक बच्चे के जन्म से लेके और 4 कंधे की यात्रा तक एक आदमी की कुल कितनी आवश्यकताएं हो सकती हैं उसको लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है। तो आ जाओ, लिखने वाला भी आ जाओ और बोलते भी जाओ। कौन लिखेगा? आ जाओ, आइए। हाँ जी, रोटी कपड़ा और मकान। चलिए बोलते जाइए।
रोटी कपड़ा और मकान हो गया, शिक्षा हो गया, जो भी बोलें खड़े होके बोलें, जोर से बोलें। हाँ जी, इंटरनेट। चलो जी, इंटरनेट। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, हाँ जी। शिक्षा, सुरक्षा, परिवार, परिवार, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, समाज। समाज। थोड़ा बड़ा लिखो है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। वो बड़ा कर देंगे कैमरे से, कैमरे से बड़ा कर दो। ये देखो जितना मर्जी बड़ा करवा लो। टेक्नोलॉजी, हाँ जी। सम्मान, सम्मान, हाँ जी, फटाफट बोलिए बोलिए। धन, धन, ज्ञान। तुम्हारे पास माइक है मतलब तुम्हें बोलते रहोगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सभी बोलिए। हाँ जी। मनोरंजन, मनोरंजन, सुरक्षा आ गया। साधन, साधन, हाँ जी। अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर। इंद्रिय सुख, आज जो बोलोगे वो मिलेगा, बोलते जाओ। सफलता, सफलता, सफलता है। मोक्ष, पद, मोक्ष, पद। धन। व्यापार, व्यापार, हाँ जी। प्यार भी आ रहा है। प्यार, प्यार, पर्यटन, पर्यटन, और मनोरंजन, मनोरंजन हो गया, वो भी देखते रहो। हाँ जी। और न्याय, 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 व्यवहार, व्यवहार, शादी, शांति, शासन, सुनते ही शांति की जरूरत पड़ती। स्वतंत्रता, स्वतंत्र- शासन, शासन, स्वतंत्रता। खड़े होके बोलो भाई। हाँ जी। और पद, बोल। पद, पद आ गया, हो गया। अपनत्व, अपनत्व, हाँ जी। और बोलिए। अनुशासन, अनुशासन, खूबसूरती, खूबसूरती। आज जो बोलोगे सब मिलेगा। है। कार, हाँ जी, कार। दोस्त, दोस्त है। दुश्मन, दुश्मन, अच्छे से जीना, जीना, और पीना, है? पेय, पेय, पीना, सहनशीलता, नहीं नहीं, संकोच हो रहा हो, बाटली लिखवा दूं। बाटली, हाँ जी। और बोलिए। क्या था? सहनशीलता आया था। सहनशीलता, और शायद अंत में जीवन विद्या शिविर। जिज्ञासा, जिज्ञासा, संस्कार, संस्कार, नींद, नींद, नींद उड़ गई है। हाँ जी। और सेटिस्फैक्शन, संतोष,
सोशल मीडिया। पहले कम से कम अपने से कुछ सोचते तो थे, अब तो सोचना क्या है वो भी सोशल मीडिया तय करता है। अब कल से लोग बंदर पे ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तमाम, पहले कम से कम कुछ अपना सोच रहे थे, कुछ अपने बारे में सोच रहे थे, कुछ परिवार के लिए सोच रहे थे। हाँ जी, और बोलिए। पर्यावरण हो गया, इंटरनेट हो गया, पर्यावरण, बोर्ड भी देखते रहिए, मोटिवेशन, डेडिकेशन है, विश्वास, विश्वास, डेडिकेशन, भाव और विचार, चलो स्वराज्य, अब अपने पास कुछ नहीं बचा, बोर्ड 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 बोलना शुरू कर दिया। आत्मविश्वास, सुख, स्वानुशासन, हाँ ठीक है, अब हो गया। अब आप रिपीट करने लगे हो और अब आपके पास मटेरियल नहीं है तो अब बोर्ड से बोलने लगे हो। ठीक है, और कुछ विशेष कोई चीज़ ऐसी लग रही हो जो लिखने लायक है? जीवन विद्या शिविर, हो गया बेटा। हाँ, संपत्ति, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, सैलून, संपत्ति, सद्बुद्धि, सद्विचार, भगवान की भक्ति, भगवान, कंफर्टेबल जोन, पड़ोसी, प्रलोभन, हो गया लगभग लगभग। हाँ जी, भाव विचार, आ गया आ गया, हो गया। संवेदनशीलता, वो बोर्ड साफ कर। हाँ जी, तो लगभग ऐसे ही जब लिखते हैं तो 50-60 शब्दों में मामला निपट जाता है। 50-60 शब्द लिखने के बाद में वही फिर रिपीट होने लगता है या नया कुछ बहुत नहीं मिलता है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ के फिर से देखिए। रोटी, कपड़ा, मकान, सफलता, मोक्ष, इंटरनेट, व्यापार, प्यार, धर्म, पर्यटन, शांति, शादी, व्यवहार, न्याय, स्वास्थ्य, परिवार, शासन, स्वतंत्रता, अपनत्व, दोस्त, कार, अनुशासन, टेक्नोलॉजी, समाज, दुश्मन, जीना, सहनशीलता, आस्था। इन सबको पढ़ के देखने से, विशेष रूप से जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि इन आवश्यकताओं को कैटेगराइज किया जा सकता है? ये 1 प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं? क्या बोल सकते हैं? 1 प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं? है 2, कैसे? तो मुख्य रूप से ये सारी आवश्यकताओं को देखें तो ये 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकताएं भौतिक हैं, दूसरी आवश्यकता भाव है। ये भी समझ में आता है कि भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है और भाव की आवश्यकता मन के लिए है। भौतिक आवश्यकता शरीर के जिंदा रहने के लिए है और भाव की आवश्यकता जीने के लिए है। तो भावपूर्वक जीना होता है, भौतिक आवश्यकताओं के साथ जिंदा रहना होता है। तो एक मानव को समझने गए तो मानव की ये 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, ऐसा हमको क्लियरली ध्यान में आता है। उसको हम समझने देखने की भी कोशिश करते हैं। जैसे रोटी भौतिक, कपड़ा, मकान, सफलता। अभी जिसको सफलता बोल रहे हैं वो भौतिक ही है। पद भौतिक, मोक्ष पता नहीं, मोक्ष कंफ्यूजिंग है। इंटरनेट भौतिक, व्यापार भौतिक, प्यार
देखिए, अपेक्षा भावनात्मक है, लेकिन जो प्यार अभी हम कर रहे हैं उसमें शरीर ही पकड़ में आता है। अपेक्षा भावनात्मक है, लेकिन क्वालिटी उसकी भौतिक है। धर्म, धर्म बेसिकली दूसरी चीज है। पर्यटन भौतिक है। शांति, शादी, शादी शरीर की आवश्यकता है कि जी मन की आवश्यकता है? अभी तो शरीर की आवश्यकता है, तो अभी शादी भौतिक है। व्यवहार, मूल में तो व्यवहार अलग है, लेकिन अभी का व्यवहार न्याय फिर भी चलिए अलग है। स्वास्थ्य भौतिक, अभी की शिक्षा भौतिक। सुरक्षा भौतिक, शासन भौतिक, स्वतंत्रता, अपनत्व, दोस्त, कार्य, अनुशासन, टेक्नोलॉजी, परिवार, समाज, दुश्मन। दुश्मन की हमको जरूरत नहीं है, आपके जैसे लक्षण आपको मिलेंगे ही। जीना भाव, सहनशीलता भाव, संतोष भाव, नींद, शरीर, जिज्ञासा भाव, आस्था भाव, धन भौतिक, ज्ञान भाव, सोशल मीडिया भौतिक, पर्यावरण, पर्यावरण भौतिक, भौतिक, मोटिवेशन भौतिक, मोटिवेशन भाव, भाव और विचार भाव, डेडिकेशन, विश्वास, मनोरंजन, साधन, स्वराज्य, सुख, स्वानुशासन, जीवन विद्या शिविर, बुद्धि, आशीर्वाद, भगवान, पड़ोसी और इंद्रिय सुख और अवसर। देखिए, 3 दिन से चर्चा करने के बावजूद भी भौतिक वाला भाव ज़्यादा है कि भाव वाला भाव ज़्यादा है? भौतिक ज़्यादा है। 3 दिन से सारी चर्चा होने के बावजूद भी भौतिक का असर हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो चलिए देखिए, इससे एक बात का और पता चला। आपको याद होगा कि हमारे स्कूल टाइम में हमको आवश्यकताओं को कैटेगराइज करना सिखाते थे, और वहाँ कैसे कैटेगराइज करते थे? वहाँ क्या बोलते थे उनको, याद है? आवश्यक वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, इस तरह की बात हम करते थे। अब ये भी ध्यान जाता है कि मोबाइल आवश्यक है कि विलासिता है? अब आप ये क्वेश्चन अपने घर में पूछने की कोशिश जवान बच्चे से नहीं कर सकते हैं कि मोबाइल और हम में से एक चीज चूज कर लो। बोलेगा तुम्हारे बिना तो चल जाएगा, मोबाइल बिना नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि मोबाइल मोस्ट आवश्यक चीज हो गई। तो इसका मतलब है किसी साधन के बारे में हम कहें कि लग्जरी है कि नेसेसिटी है, ऐसा कहने का आधार क्या होगा? जिसको एसी में सोने की आदत हो गई है उसको तो बिना एसी के नींद नहीं आती है, तो उसके लिए वो आवश्यक है कि विलासिता कहलाएगा? आवश्यक ही कहलाएगा। इसका मतलब है कि जिस तरह का कैटेगराइजेशन हमने स्कूल एज में किया है वो अपने आप में गलत है। वो कोई यूनिवर्सल ग्राउंड को क्रिएट नहीं करता है। आवश्यकता और विलासिता दोनों अपने आप में सब्जेक्टिव मैटर है। किसी के लिए कोई चीज़ विलासिता हो सकती है, दूसरे के लिए वही चीज़ बहुत आवश्यक हो सकती है। तो जिस तरह से हमको क्लासरूम में पढ़ाया गया है वो अपने आप में कोई सटीक आधार नहीं हुआ। एक तो इस बात पे हमारा ध्यान गया। दूसरा, मेरे को लगता है कि अब हम और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इस बात पे भी चर्चा कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि मानव की ये 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान से देखें और इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। भाव और भौतिक एक ही चीज़ है कि एग्जिस्टेंशियली 2 अलग अलग रियलिटी है। भाव और भौतिक एक ही बात है कि नेचर में भी वो 2 अलग वास्तविकताएं हैं। अलग वास्तविकताएं, नेचर में भी वो 2 अलग वास्तविकताएं हैं। तो इसको पहचानने की कोशिश करते हैं
ताकि हम उसके बारे में किसी जगह तक पहुंच पाएं, और फिर यदि ठीक से पहचानेंगे तो कैसे पूरा होगा उस पर बात कर पाएंगे। तो अपनी अपनी कॉपी में डिफरेंशिएट करें कितने अंतर आप लिख सकते हैं। जैसे 2 हमने लिख दिए। भौतिक आवश्यकता किसके लिए है? शरीर के लिए। भाव की आवश्यकता किसके लिए है? मन के लिए। भौतिक आवश्यकता क्या करती है? शरीर को जिंदा रहने में उसका योगदान है। भाव की आवश्यकता मेरे जीने में उसका योगदान है। और कोई अंतर बोल दीजिए, 1-2 मैं और लिख देता हूँ ताकि सभा के लिए क्लियर हो जाएगा। भौतिक आवश्यकता को देखें तो ये सीमित है, इसका आकार सीमित है, आयतन सीमित है, ये सीमित है। और भाव की बात करें तो विश्वास, सम्मान, ये सब असीम है। भौतिक सुविधाओं के लिए हैं और भाव जो है वो संबंध के लिए हैं। भौतिक चीज़ें जो हैं इसको हम सुविधा बोल रहे हैं और इसको हम संबंध में जीने की आवश्यकता मान रहे हैं। ये संबंध की आवश्यकता है। ये जड़ है, ये चैतन्य है। बढ़िया, पुराने लोग नहीं बोलेंगे अभी। हाँ, भौतिक खरीदी जा सकती है। भौतिक को हम खरीद सकते हैं। हाँ जी। भौतिक साकार है और ये भाव है निराकार है। इसका रूप है, आकार है, आयतन है, मास है, भार है। जड़ बोलते ही इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। इसका मतलब है उसका रूप है, आकार है, आयतन है, मास है, भार है, वेट है और उसमें मास है। ये मात्रात्मक है, ये मात्रात्मक है, ये गुणात्मक है। भौतिक क्षणिक सुख है और भाव जो है वो निरंतर सुख है। इससे मिलने वाला सुख क्षणिक सुख है, इससे मिलने वाला निरंतर सुख है। ठीक? तो ऐसा करते जाइए और 3 बजे जब आप आएंगे तो कितने अंतर आपने लिखे हैं उसको देखते हैं। तो अपने रूम में थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो अपने रूम में जितने अंतर हम लिख सकते हैं लिख लें, फिर जब आप आएंगे तो बोर्ड पे शेयर करेंगे।